सबसे पहले मैं आप सभी का, पूरी टीम का, इंक्लूडिंग जगदीश जी, धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और इन सभी विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सुबह से 11 बजे से 5 बजे तक सतत रूप से सबको सुन रहे हैं। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं मरुस्थल के तपते दौरों से, गांव की गलियों से उठ के और दिल्ली विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम के इस मंच पे बैठा हूं। मेरे लिए इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस प्रश्न पे आता हूं सबसे पहले कि क्या सीख देना चाहेंगे। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि बच्चे खुद सीखें कि इस बात से क्या सीख मिल रही है, कि शिक्षा कितना पावरफुल वेपन है, कितना सशक्त हथियार है कि आपको 1000 किलोमीटर दूर से उठा के इस मंच पे बिठा दिया जाता है। इससे बड़ी सीख कुछ नहीं हो सकती। और उससे भी पहले मैं इन सभी पढ़ रहे इन बच्चों को एक बात कहूंगा कि पढ़ाई से भी प्राथमिक जो चीज है वो है आपकी हेल्थ। मैं अक्सर देखता हूं कि जब हम गांव से उठ के यहाँ पे आते हैं तो हम पढ़ाई में कई बार इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम अक्सर अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। मैं मेरी बात से शुरू करूं। सर 2009 में मैं भी दिल्ली आया था और इसी मुखर्जी नगर नेहरू विहार की गलियों में यहाँ पे आईएएस के सपने लिए हुए आया था। हो सकता है कि ये बात बहुत काफ़ी पुरानी होगी, अब हो सकता है कुछ चेंज हो गई हो। मैं जब आया था यहाँ पे तो बहुत फिट था, लगभग 60 किलो भार था और 15 का हीमोग्लोबिन था। ये बात मुझे इसलिए पता है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे के आया था, तो मुझे सारे मेजरमेंट याद थे। एक अच्छा नेशनल एथलेटिक्स रहा हूँ सर। और जब मैं वापस गया तो मेरा भार 43 केजी था और हीमोग्लोबिन 8 पे था और जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। और एक ऐसी बीमारी लेके गया जो आज भी है। हर दिन 4 टैबलेट आज भी खाता हूँ, पिछले 17 साल से खा रहा हूँ और आगे जितना जिंदा रहूंगा तब तक मैं वो टैबलेट्स खाता रहूंगा। ये बीमारी इस दिल्ली की देन थी। तब मैं कई बार कहता हूँ कि हम यहाँ पढ़ाई के इस सिलसिले में यहाँ पे आते हैं और हेल्थ को भूल जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हेल्थ को आड़ में रख के हम किसी भी मंजिल को अचीव भी कर लेंगे, फिर शेष पूरी जिंदगी आप हेल्थ के लिए काम करते रहोगे, हेल्थ की सेवा करते रहोगे, आप अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो आपको मैं सबसे पहली सीख जो देना चाहूँगा, जैसा कि भाई साहब ने कहा, मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई हो तो ठीक है, कर लिया करें जैसी हो आपको, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ना ज़रूरी इतना नहीं है जितना कि स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। तो अच्छा खाइए पिए, अच्छी तरीके से फिजिकली एक्टिविटीज़ करिए, किसी भी सूरत में स्वास्थ्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये मेरी आपको पहली सीख रहेगी। एक विद्यार्थी, आज ये स्थिति बनी हुई है कि परिवार के बोझ, समाज के बोझ और अपने पीयर ग्रुप के बोझ तले दबा हुआ है और उस बोझ के कारण वो सब इतना बोझ दे देते हैं कि सारे बच्चे लास्ट में ये सोचते हैं कि अब आईएएस की कर ही लेते हैं, चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं हो। अब किसी को मास कम्युनिकेशन में जाना है लेकिन नहीं, घर वालों ने कह रखा है कि यूपीएससी करना है तो वो जबरदस्ती यूपीएससी कर रहा है। किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को राजनीति में जाना है, किसी को आर्ट्स कला क्षेत्र में जाना है, किसी को बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ जाना चाहता है स्टूडेंट। लेकिन दबाव इतना होता है कि हर कोई यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू करता है। और मैं ये मानता हूँ कि आप बेहतर वहीं कर पाएंगे जो आप अपने मन से करते हैं। अगर आपकी स्किल मास कम्युनिकेशन के टाइप की, आपको चाहते हो कि आप मास कम्युनिकेशन में जाए, जर्नलिस्ट बने, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को उस ओर जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में बढ़िया कर सकते हैं। मैं आज आईएएस नहीं हूँ, मेरे से यूपीएससी नहीं हुआ, मैंने भी 4 अटेम्प्ट लिए, मेंस लिखे, सारा हुआ नहीं हुआ। मैं एजुकेशन में आता हूँ और एजुकेशन में ठीक कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ।
इसलिए मेरा यह मानना है कि आईएएस बनना करना कोई ज़िंदगी का एक इतना बड़ा सबका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपको जो ठीक लगता है, आप किसी भी फील्ड में अपनी पहचान बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में। तो सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका मन क्या कहता है, समाज क्या कहता है ये ज़रूरी नहीं है, आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, कई बच्चे सर इतने सुलझे हुए मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास दो विकल्प हैं, एक हायर एजुकेशन है, एक ये विकल्प है, मुझे सर दोनों ही अच्छे लगते हैं, किस और जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है। और मैं ये स्पष्ट मानता हूं, जो व्यक्ति अपने निर्णय को लेके बहुत क्लैरिटी है उसके, सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो उस फील्ड में बहुत आगे कर जाएगा। अभी आप सुबह से सुन ही रहे थे सभी लोगों को, आपने कौशल्या देवी को भी सुना, रूमा देवी को सुना, ये कौन से आईएएस है। अब मुझे अभी सुन रहे, मैं कौन सा आईएएस हूं। तो जीवन का केवल एक यही मोटो नहीं होना चाहिए कि बस मैं आईएएस बन जाऊं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि आईएएस बनने से सारे सुख मिल जाएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि हमने आईएएस को भी आत्महत्या करते हुए देखा है, और हमने गांव के किसान और मजदूर को खुश रहते हुए देखा है। हमारे बाप दादा तो आईएएस नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, बड़ी अच्छी सी जिंदगी जी, हमें पढ़ा लिया, हम आज यहाँ बैठे बात कर रहे हैं। और ये बात हम सब पे लागू है, सर आप पे भी लागू है, मेरे पे भी लागू है, भाइयों पे भी लागू है, और आप सब पे भी आगे जाके लागू होगी। तो पहली चीज जो आपने पूछी, मैं यही कहूँगा कि केवल यूपीएससी ही जिंदगी नहीं है। कईयों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, एक रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे लाखों रिजल्ट नहीं दिखते, लाखों जीवन बर्बाद हो जाते, मैंने ये भी देखा है। ठीक है, एक दो अटेम्प्ट मन होता है तो बढ़िया ले लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आपकी जो इच्छा है वो काम करो। लोग क्या कह रहे हैं उस पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, हम कभी नहीं कर पाएंगे, केवल समय खराब करेंगे। दूसरा आपने पूछा कोचिंग की भूमिका। आज की ये समस्या बनी हुई है सर, 12th होते ही फाउंडेशन बैच, कोई पता नहीं क्या क्या नाम से बैच चलते हैं। मैं विद्यार्थियों को हर बार कहता हूँ, मैं मेरी कॉलेज की क्लासेज में भी ये बात कहता हूँ कि 12th करने के बाद अगर आपको चाहिए कि आप एक बेहतरीन व्यक्ति हो, आपका एक शानदार व्यक्तित्व हो, आप मंच पे बेझिझक अपनी बात रख सके, आपको एक शानदार एक्सपोजर चाहिए, तो आप रेगुलर कॉलेज जाइए, नियमित कॉलेज की क्लासेस पढ़िए। क्योंकि जो एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को जो कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ाएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लेके पढ़ाएगा, वही टॉपिक आप कोचिंग में जाओगे तो वो 3 दिन में पूरा कर देगा, और सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएगा। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर कभी आइडियाज नहीं आएंगे, आप रट के केवल परीक्षा पास कर सकते, आप किसी भी विषय पे बात नहीं रख सकते। और मैं उदाहरण देता हूं कि कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो कोच के पास कब जाता है? वो कोच के पास शुरुआत में नहीं जाता, वो पूरा गेम सीखने के बाद कोच पे जाता है कि मैं अब स्किल में क्या सुधार करूं। आपको कोचिंग की इच्छा ही होती है तो आप पूरा सीखने के बाद, सारा अपने आप को तैयार करने के बाद आप कोच के पास जा सकते हैं कि अब और क्या गुंजाइश है मेरे अंदर सुधार की। तो वहां थोड़ा सा आपको फायदा हो सकता है, वहां आपको पता चलेगा कि कौन शिक्षक ठीक है, कौन किस लेवल से पढ़ा रहा है। 12वीं पास कोचिंग जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी एक व्यक्तित्व विकास की उस पूरी स्टेज को खो रहे हैं जो आपको भुनानी चाहिए थी। इसलिए सभी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियोस है, बहुत सारे बच्चे आगे सुनेंगे, मैं खुद कोचिंग संस्थानों में गया हूँ, पढ़ाता भी हूँ। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो स्टूडेंट कॉलेज का रेगुलर विद्यार्थी होता है, मैंने यहाँ पे, मैं चाहता तो मेरे यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो डीयू में पढ़ रहे हैं, 2 भतीज पढ़ रहे हैं, 2 भांजे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता तो उनको अच्छी कॉलेज कोचिंग के अंदर एडमिशन करवा सकता था। मैंने कहा नहीं, आप 3 साल 4 साल नियमित कॉलेज जाओगे। तो मुझे वो कई बार कहते हैं सर मैं कॉलेज आने जाने में रह जाते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं पढ़ाई हो रही है, आपको दिख नहीं रही है, समय के साथ पता चलेगा। जैसे सुबह मैं सुन रहा था, मंत्री जी यहाँ खड़े थे, किसी बच्चे ने एक बड़ा शानदार प्रश्न पूछा था कि आपने राजनीति में कैसे लोग ले लिए। ये कोचिंग का बच्चा नहीं पूछ पाएगा, ये पूछने के लिए कॉलेज जरूरी होता है।
तो मैंने कहा नहीं, आप पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, 3 साल कॉलेज में मेहनत करिए, हर एक प्रोफेसर को सुनिए, हर एक किताब पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में फिर आपको कहीं लगता है कि नहीं मुझे कुछ पोर्शन के लिए कुछ चीज़ें देखनी है, तो अलग इश्यू है। बाकी 12वीं पास कॉलेज अपने आप में मुझे तो कब्रगाह जैसा लगता है, बुद्धि की कब्रगाह जैसे कह सकते हैं। तो बच्चों को बचना चाहिए, इस सिस्टम से बचना चाहिए और बैक टू क्लास, वापस कॉलेज से जुड़ो आप, और कॉलेजेस में जाको पढ़ो आप अच्छी तरीके से। तो निश्चित तौर पे आप केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, क्योंकि कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं वो केवल नॉलेज पास नहीं करते हैं, बल्कि वो हर क्लास में 15 से 20 मिनट 10 मिनट तक जीवन जीने की शिक्षा भी देते हैं। वो आपको हर दिन समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। वो आपको हर दिन बताते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होती है, पास्ट में क्या हुआ था। वो आपको हर दिन बताते हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो आपको हर दिन इन चीजों पे बात करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। कॉलेज के शिक्षक केवल पुस्तक थोड़ी पढ़ाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर आपको जीवन जीना सिखाते हैं। ये बातें कोचिंग में कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं, मतलब नेवर एवर। इसलिए कॉलेज जाइए आप, 3 साल पढ़िए। अगर आपको अंदर से लगता है कि आपकी पढ़ाई आने जाने में खराब हो रही है, तो आपको एक सलाह दे देता हूँ, आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। इस उम्र में पढ़ के किसी की मृत्यु थोड़ी होती है। 8 घंटे कॉलेज लेता है, 4 घंटे आप सेल्फ ले लीजिए और 12 घंटे बढ़िया पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। 8 घंटे कॉलेज लेगी, 4-5 घंटे आप लाइब्रेरी में जाके सेल्फ स्टडी कर लीजिए, अपने सपनों को टाइम दे दीजिए। जिसका जो भी सपना है, जिसको जहां जाना है, उसके लिए आप अपना टाइम 4 घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए। और 12, 13, 14 घंटे पढ़ने से कोई मृत्यु नहीं होती। आप जाना कभी खेत में, अपने गांव जाना कभी, वहां पे जीरे का काम करने वाला, ग्वार का काम करने वाला, गेहूं का काम करने वाले आपके जो पिताजी है और आपकी जो माताजी है, उनके पैर देखना एक बार। उन्होंने सर्दी में भी पाइप लगाए हैं, वो 15-15, 16-16 घंटे काम करते, रात को भी नहीं सोते। क्या पता कोई पशु आके उनकी फसल खराब ना कर दे। जब वो 14-15 घंटे इस उम्र में कर सकते, तो आप तो आराम से एसी और कूलर में यहाँ पे रेस्ट कर रहे हो। आप उनकी स्थिति सोचिए, जिन्होंने 10-10 किलोमीटर तक पानी लाने के लिए बेड़ला उठा के जाते थे। आप तो बेड़ले का नाम, आपको तो बेड़ला होता है क्या ये भी नहीं पता। बेड़ला का मतलब होता है एक घड़ा, उसके ऊपर दूसरा घड़ा। ये संघर्ष किए और आप 7 घंटे में थकने वाले लोग हैं नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। मारवाड़ तो बिल्कुल नहीं है। तो सर, मैं सर से भी आऊँगा करियर गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ों पे क्वेश्चंस, बट उससे पहले ये पूछना चाहूँगा, आपके जितने भी स्पीचेज होते हैं या जितने भी ऐसे टॉक शोज होते हैं, वहाँ पे डीयू से रिलेटेड, जेएनयू से रिलेटेड एक विशेष, मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ ऑब्सेशन, या आप नहीं आ पाए उसकी वजह से, तो ये है क्या मामला, ये थोड़ा सा समझिए। देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मेरे मन का प्रश्न है। मैं कई बार कहता हूँ, कई मंचों पे कहता हूँ कि जिसके पास जो होता है उसकी उसको वैल्यू नहीं होती है, और जिसके पास जो नहीं होता, जिसको वो नहीं मिला हुआ होता है, उसके लिए वो भगवान होता है। एग्रीड एग्रीड। वापस बोलूं? सहमत हूँ। हाँ, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में बैठे, जगदीश जी यहाँ प्रोफेसर लगे हुए। जगदीश जी, आप पढ़े भी यूनिवर्सिटी में ही होंगे, यहीं पढ़े हुए और यहीं लगे हुए हो, तो आपको इतनी वैल्यू नहीं, हालांकि कदर करते हैं आप, पर इतनी नहीं करते जितनी मैं करता हूँ। सर, ये जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत 50% से भी कम अटेंडेंस होगी सबकी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पूछ लो भले कितनी अटेंडेंस है, कितनी? सही बताना, सही, झूठ नहीं बोलना भाई। मेरे पास किसी का कॉल नहीं आना चाहिए सर, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है 50 से कम। तो जिसके पास जो नहीं होता ना, इसलिए कहते हैं ना कि आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा कि वंचना वैल्यू बढ़ाती है। वंचना वैल्यू बढ़ाती है। आप किसी चीज से वंचित है, जैसे मैंने स्वास्थ्य खो दिया तो मुझे स्वस्थ व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहकर भी इन विश्वविद्यालयों का विद्यार्थी नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय प्रतिशत क्राइटेरिया हुआ करता था। मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं मार्कशीट लेके यहाँ आया था,
मैंने जेएनयू की परीक्षा भी दी थी, इंग्लिश मीडियम में पेपर हुआ था, मैं ठहरा हिंदी विद्यार्थी, तो मैं वहाँ फेल हुआ बुरी तरीके से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे थे 56%, मेरिट रही थी शायद 90%। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरिट रही थी 74%। मैं तीनों यूनिवर्सिटी में घूम के घर जाके मैंने अपने महाविद्यालय में जहाँ भी मैं सेवाएं दे रहा हूँ वहाँ मैंने प्राइवेट एमए का फॉर्म डाला। तो मुझे इन विश्वविद्यालयों का बड़ा महत्व, मैं इन विश्वविद्यालयों में कभी पढ़ने नहीं आया। आज अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ कि आप उन विश्वविद्यालय में जाइए, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट होती है, आपकी जो एकेडमिक होता है, वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं प्राउड फील करवाता है। आप जैसे कोई यूपीएससी कर रहा है या किसी फॉरेन में कहीं पे भी जाता है, वो बिल्कुल अच्छे से कह सकता है आई एम एलुमनी ऑफ फ्रॉम डीयू या जेएनयू या बीएचयू या जामिया मिलिया, या मतलब उसको अंदर से ना बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए। मेरा छोटा भाई ट्रिपल आईटी से निकला, उसकी मार्कशीट देखता हूँ मैं कई बार, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वाह कितना प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आया। और इधर से मैं मेरी देखता हूँ, मैं फाइल में उसको दबा के रखता हूँ। क्या राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, और साथ में क्या लिखा है सर साथ में क्या लिखा है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट नहीं, नियमित नहीं, प्राइवेट, नॉन कॉलेजिएट जिसे कहते हैं। नॉन कॉलेजिएट। तो मुझे बड़ा वो आज भी है ना, वो वंचना अंदर है। और मेरा मन पता है क्या कहता है, मुझे कोई पूछे ना कि आपका एक ड्रीम बता दो, आपको जो करना चाहते हो, अगर आपका आगे कोई ऐसा सवाल नहीं हो तो मैं वैसे मैप बना देता हूँ कि आपका ड्रीम क्या है। तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी किसी विश्वविद्यालय में आऊँ और 2-3 साल एक मस्त डिग्री करके जाऊँ, और भगवान की कसम पूरी क्लास अटेंड करूँगा, पूरी क्लास। मुझे हमेशा फील होता है कि मुझे अच्छे प्रोफेसर्स की क्लास में बैठने का अवसर नहीं मिला। आज मैं जब सर सेमिनार में जाता हूँ ना, अभी मैं जोधपुर गया था जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर 1 दिवसीय नेशनल वर्कशॉप थी, और मुझे की नोट स्पीकर बनाया गया था। तो मैं अंतिम सेशन का अध्यक्ष था, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर था। लेकिन मैं सुबह 10 बजते चला गया क्योंकि मुझे उन लोगों को सुनना था, और मैं 6 घंटे शांति से बैठा बैठा सीट पे सारे विद्वानों को सुना। मैं साथ में मेरे मोबाइल के अंदर नोट में सारी चीजें लिखता रहता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा भविष्य में बोल पाओगे, और जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा लिख पाओगे। तो मुझे आज भी वो वंचना का शिकार है। यही कारण है कि मैं बच्चों को कहता हूं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाइए, केवल जाना ही नहीं है, वहां उसकी हर एक्टिविटीज को भुनाइए, आप हर एक्टिविटीज में भाग लीजिए आप, तब आप देखना 3 साल बाद आप निखर कर बाहर आते हैं। और कई मंच पर मैं देखता हूँ, वो अभी यूथ पार्लियामेंट भी थी, मैंने देखी, यूथ पार्लियामेंट के मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो बोला कि सर एक तो सीखने को मिल रहा है, अगर हम विजेता वगैरह होंगे तो जितने भी देश के बड़े पॉलिटिशियंस के कार्यक्रम होते हैं उनको अनाउंसिंग का काम हम करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। और ये बात मुझे जीवन के 35 वर्ष पूरे करने के बाद पता चली कि ये बच्चे होते हैं, यूथ पार्लियामेंट के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो जाके प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनकी जो रैली वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं उनको होस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो पहले ही पता चल जाती है, कॉलेजेस वगैरह में पता नहीं चलती। इसलिए बच्चों को सोचता हूँ कि मेरी तरह कोई बाद में रिग्रेट या वंजना का शिकार ना हो, तब मैं कहता हूँ जाइए आप। ये तो पर्सनल है थोड़ा सा। हाँ पर्सनल है ना तो मैं अभी हमारे आजकल की ज़रूरत बन गया है, आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमें। हम चाह के भी अब इससे दूर नहीं हो सकते। मैं अगर अब बच्चों को कह दूं कि नहीं आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, तो मान के चलिए इसमें से एक भी विद्यार्थी उस बात को हूबहू स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि सोशल मीडिया आज की जरूरत है, सब चलाएंगे। अब आती है दूसरी बात, सोशल मीडिया का प्रयोग हमें युक्ति संगत तरीके से करना चाहिए, जिससे कि मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव यूज हो इसका। अब प्रोडक्टिव यूज कैसे किया जा सकता है, अब मैं एक उसका उदाहरण देता हूं आपको। मेरा ये फोन है सर, और लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए, आज तक मैंने इसको रिंग पे नहीं रखा है, मतलब साइलेंट है 8 साल से ये।
फ़ोन चेंज भी हुआ है तो सबसे पहले मैंने उसको साइलेंट किया है। सर शायद इसी वजह से मैंने आपको एक बार में रिस्पॉन्स नहीं किया। सर ने जब भी कॉल किया हमारे दूसरी बार में ही बात हुई है। जैसे ही फ़ोन देखता हूँ मुझे लगता है कि ये ज़रूरत वाले फ़ोन है तो मैं वापस करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये काम का नहीं है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब पूरे इस मरुधरा मंथन कार्यक्रम में मेरी अगर किसी से बात हुई है तो सर से भी, वो भी 2 बार ही हुई, एक आज भी एक पहले दिन हुई थी। उसमें भी हमने 2-2 बार ट्राई हुई, एक बार मैंने किया, सर ने किया, मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि साइलेंट फ़ोन था, पहली बात। तो मैं आप सभी को ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक वरदान भी है, एक बीमारी भी है। अब निर्भर ये करेगा कि आप उसको किस रूप में ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप उसका अच्छा यूज भी कर सकते हैं। आप कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको 10 शिक्षक टीचर्स से सुन सकते हैं। अब रील्स भी कई बार इतनी अच्छी अच्छी रील्स आती है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बिंदु कवर किए जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें उन बिंदुओं पे काम करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या आप कोई रील्स वगैरह देखते हैं तो एटलीस्ट वो देखिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपको कोई 2 बातें सिखा के जाए। आप अगर अनप्रोडक्टिव कार्यों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आज जो आप कर रहे हैं ना, वो तय होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। एक विद्यार्थी को बमुश्किल 7 से 8 वर्ष का समय मिलता है। 4 साल 5 साल कॉलेज के मिलते हैं और उसके बाद 3 से 4 साल का टाइम और मिलता है। अब इस 7-8 वर्षों में अगर आप डेली 5 से 6 घंटे आपका स्क्रीन टाइमिंग रहता है सभी विद्यार्थियों का, आप भले देख लेना शाम को जाके। अब 7 से 8 घंटे का अगर आपका स्क्रीन टाइम डेली रहता है, मतलब दिन का 1/3 हिस्सा आपने मोबाइल को दे दिया। इसका साफ मतलब है कि अगर आपको पढ़ने के लिए 9 साल मिले हैं तो 3 साल तो आपके मोबाइल में चले गए हैं, 3 साल आपके सोने में चले गए हैं, और 3 साल आपने मौज मस्ती कर ली है। मतलब 9 साल ये आपने बर्बाद कर दी और अंत में ये डिग्रियां कोई काम की नहीं। भले आप DU से करके आए हो चाहे JNU से करके आए हो, भले आप MIT से करके आओ चाहे आप येल विश्वविद्यालय से आओ, अगर आपने टाइम का यूज नहीं किया तो ये डिग्री कोई काम की नहीं है और आपको रिग्रेट होगा। और लोग कहेंगे कि फिर इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आपने हासिल क्या किया। और इसलिए कहते हैं ना, अगर समय पे कोई काम नहीं होता है तो समय जाने के बाद उस काम की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो काम टाइम पे करना होता है, जैसे आपको सरकारी नौकरी मान लो लेनी है तो 25-27 में खत्म करो कहानी को, उसको 45-50 साल में जाके अगर आप नौकरी लग रहे हैं, अब आपकी नौकरी जीवन की 10 साल ही बची, फिर रिटायरमेंट आएगा डायरेक्ट। अगर आपको किसी मीडिया में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, तो आप अभी से काम शुरू करोगे तब जाके चीजें चलेगी। और अगर आप सोशल मीडिया पे अपना पूरा टाइम बर्बाद करोगे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये बात आप मान के चलना। इसलिए आप नियम बना लीजिए। मैं ये जो बात बोल रहा हूं ये मैं खुद करता हूं। मैं सुबह उठते सबसे पहले मैंने नियम बना रखा है, मॉर्निंग में उठते सबसे पहले मैं मोबाइल नहीं देखता हूं। मोबाइल काफी दूरी पे चार्जिंग में लगा के या जो भी है सो जाता हूं। सुबह एक बार देखता हूं, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता हूं। 2-2.5-3 घंटे पढ़ाई करता हूं क्योंकि मुझे दिन में क्लासेस लेनी है। उसके बाद जब कॉलेज निकलता हूं उससे पहले एक बार देख लेता हूं कि कोई मैसेज वगैरह इंपॉर्टेंट है तो। फिर कॉलेज चले जाता हूं, 5 घंटे उस समय बिल्कुल सब बंद रहता है। फिर एक बीच में अगर आधा पौना घंटा मिलता है तो 5-10 मिनट फिर देखता हूं। उसके बाद में फिर ये पूरा शेड्यूल रहता है। पूरे दिन का मेरा फिर 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन टाइमिंग होता है। सुबह फोन चार्ज करके निकलता हूं, रात तक ये फोन डिस्चार्ज नहीं होता। इस दरमियान मैं रील्स भी देखता हूँ, यूट्यूब का वीडियोस भी देख लेता हूँ, कोई जोक आता है तो वो भी पढ़ लेता हूँ, साथ साथ में कोई अच्छा स्पीच आता है तो वो भी सुन लेता हूँ, फोन भी कर लेता हूँ, मैसेजेस की रिप्लाई भी कर लेता हूँ। अब पूरी यूटिलिटी है, एक भी क्षण उस पर बर्बाद नहीं किया गया है। अभी ईरान और अमेरिका का मैटर हुआ, पढ़ नहीं पा रहा था तो वो जनरली वीडियोस सामने आते थे, उसी पे पता चल रहा था। हॉर्मुज जल संधि का पता चला है, चाहे फारस की खाड़ी, चाहे बाब-एल मंडप, चाहे मलक्का स्ट्रेट, किस तरह से तेल एक्सपोर्ट होता है, PNG CNG LPG क्या होती है, कहाँ से आती है।
अब ये सारे रील्स के माध्यम से पता चल रहे थे, मेरे डेटा जो है वो बिल्कुल तरोताजा, क्योंकि ये ऐसे लॉगरिथम्स काम करते हैं। आप जो एक रील देखोगे वापस उसी से रिलेटेड आएगी। आपने फॉरेन पॉलिसी का कोई किस्सा किसी से सुन लिया तो फिर सारी फॉरेन पॉलिसी आएगी। तो आप उन चीज़ों पे फोकस करिए। मोबाइल बंद नहीं करने हैं, बट आप उसका ठीक से यूज़ करो ताकि आप उसके एडिक्ट भी नहीं होंगे और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी देखो, एंड ऑफ द डे बात ये है कि समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया धीमा जहर है, तो धीरे 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 आपकी हालत ऐसी कर देगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा दिन मोबाइल स्क्रीनिंग में रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि इसका लिमिटेड यूज़ हो। नहीं तो क्या होगा, भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे, आप यूं ही भटकते रहोगे। अगर आप अपना समय इन मोबाइल की दुनिया में खराब करोगे तो बीमार भी हो जाओगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा, और जिंदगी की एक मोड़ पे जाके रिग्रेट होगा कि बहुत अच्छा अवसर था लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। और रिग्रेट का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेट का मतलब होता है मरना नहीं है, लेकिन हर दिन सोच सोच के मृत्यु जैसा भाव आता है कि काश मैं भी कर लेता, और मैं इन लोगों से ठीक था लेकिन नहीं कर पाया। मेरे कई सारे जूनियर जो मेरे से ठीक नहीं थे वो अच्छा सा कर गए क्योंकि उन्होंने समय का यूज किया था। इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल। उससे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं? थोड़ा सा हाथ खड़ा करके। ऊपर भी देखो, सर भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, इधर बच्चे भी। ठीक है, ठीक है। मतलब अपना प्रश्न और इसका आंसर दोनों रेलेवेंट है। देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो स्टूडेंट आते हैं, मैं उनकी सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ कि मजबूती क्या है इनकी। ये अभावों से निकले हुए हैं, और अभावों से निकले हुए व्यक्ति की ज़रूरतें बहुत सीमित होती हैं, और जिसकी ज़रूरतें बहुत सीमित होती है उनके ज़मीर हमेशा जिंदा होते हैं। तो पहली बात ये कि ये बच्चे ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में समायोजन कर सकते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल हालात में भी ये अड़े रह सकते हैं। बहुत मजबूती होती है इनमें, और ये मजबूती इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, ये कभी भी मेंटली ऐसे 1-2 बार फेल होने के बाद गिव अप नहीं करते। जिद्दी बहुत होते हैं ये। इनके अंदर ऐसी जिद होती है कि एक बार नहीं मिलेगा तो दूसरा प्रयास करेंगे, तीसरा प्रयास करेंगे। गांव की मिट्टी में भी बड़ा जिद्दीपन होता है। और तीसरा, इनके अंदर होती गहराई। गहराई इतनी कि ये ऐसे हर जगह अपना जो मामला होता है, ये कुछ भी ऐसे बक बक के खराब नहीं करते। ये बहुत गहरे होते हैं गांव के लोग, जो हर दिन उनमें अपने को नई क्वालिटी दिखती है। किसी मंच पे खड़े हो गए तो बड़े जबरदस्त तरीके से बात रख देंगे। किसी परीक्षा में बैठ गए तो बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। जैसे सर ने कहा ना कि अंग्रेजी नहीं थी, विलियम डिबेट में चले गए और वहां जाके डिबेट फाइट करके आके, और वहां और फाइट की कि जब अटल जी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, उसमें सॉरी यूएनओ में हिंदी में, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहता है इनका। ये तो इनकी स्ट्रेंथ होती है। सर, कमियां क्या रहती है? कमियां यहाँ पे ये रहती है कि जब ये शहर, गांव से शहर आते हैं तो शहर की जो एक आधुनिकता है, इसको देख के कई बार ये इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं, अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं 4 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनको देख के इनको लगता है हम तो कंपटीशन में कहीं पे भी नहीं। और इस स्थिति में वो अपने आप को बड़ा दब्बू सा बना लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, मंच पे जाने से हिचकते हैं, उनको डर लगने लगता है। तब मैं इन विद्यार्थियों को कई बार कहता हूं कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पर गर्व करिए। आप अपने पहनावे पे गर्व करिए, आप अपनी खान पान पे गर्व करिए, आप अपनी बोली पे गर्व करिए। जहां पे भी जाते हैं, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, मैं बात हिंदी में रख रहा हूं, सब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ पे रहती है। दूसरा, गांव से जब यहाँ पे आते हैं कई बार भटक जाते हैं। होता क्या है, एक उदाहरण के साथ बात करता हूँ कि जैसे कोई गांव से बच्चा आया, वो चाहता है कि वो भी उस एलिट क्लास के ग्रुप में शामिल हो जाए। अब एलिट क्लास का जो ग्रुप है, जो अपन क्या कह सकते हैं, संभ्रांत ग्रुप, अब उसके जैसी उसकी लाइफ स्टाइल तो हो नहीं सकती।
उसके जैसे उसके शौक हो नहीं सकते, उसके जैसी उसकी इतनी जागरूकता भी नहीं होती क्या करना कैसे करना है, उन मामलों में तो उसके साथ हो नहीं सकता। फिर वो क्या करते हैं कि कुछ गलत आदतें होती, जैसे कोई शराब पीते हैं लड़के बड़े वाले, ये जो सब भ्रांत लोग होते हैं, कई नशे करते हैं, तो हमारे वाले कई बार क्या करते हैं उनमें इस चीज में शामिल हो जाते ताकि वो उस ग्रुपिंग का हिस्सा बन सके, और उस चक्कर में वो कई बार गलत डायरेक्शन में पड़ जाते हैं, और गलत डायरेक्शन में अगर पड़ जाता है तो फिर उसकी सारी क्वालिटीज वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो 2-3 कमियां हैं कि अपने आप को इन्फीरियरिटी में रखना या यहाँ पे आके भटक जाना, ये 2-3 कमियां इनमें रहती है। अब इनकी चुनौतियों से बचा कैसे जा सकता है, आपका तीसरा प्रश्न ये था कि सावधानी क्या, और यही हमारा इस सेमिनार का, इस टॉक का जो मेन मोटो यही है कि बच्चे क्या सावधानी रखें। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूँगा जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आप अपने आप को कभी कम न समझें, क्योंकि भारत को रूल ही गाँव ने किया है। भारत की इकोनॉमी गाँव पे चलती है। कोविड के अंदर सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सारी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी। अगर इंडियन इकोनॉमी को किसी ने बचाया था तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ने बचाया था। तो प्राथमिक क्षेत्र के हम लोग हैं, हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। आपको अपनी भाषा, संस्कृति सब पे गर्व करना। आपको किसी भी एलिट क्लास के ग्रुप में घुसने के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहां पे जब भी आते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप, गांव से एक बच्चा यहां आता है, अब वो पूरे गांव के लिए एक वो मोटिवेटिंग होता है, और वो आके यहां गलत करेगा ना तो सर पूरे गांव से बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। अब मैं मेरे गांव की बात करूं तो यहाँ पे 3-4 बच्चे यहाँ पे हैं, और मेरे समय एक भी नहीं था। अब इन 4 अगर ये बढ़िया रिजल्ट देंगे तो 4 से 40 हो जाएंगे। अगर इन 4 में से कुछ गलत हो जाएगा तो आगे भविष्य में भी कोई भेजेगा नहीं। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। यहाँ आप सीखिए, अपनी भाषा के साथ साथ में इंग्लिश भी सीखिए, या आप अच्छे लोगों से सीखिए, लेकिन हमें इस भौतिकवादी संस्कृति से अपने आप को कमज़ोर समझने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप अपनी संस्कृति वगैरह सब जिए और गलत रास्तों में ना पड़े, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी क्वालिटी आप में कूट कूट के भरी हुई है, कोई कमी नहीं है। मतलब अभी आई थिंक ऑडियंस से क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम। एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, सर ने बोला है तो हमारे रूरल एरिया से अच्छी बात यह है कि अभी कुछ वर्षों में हमने देखा कि बहुत मास लेवल पे ट्रांजैक्शन आए। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका गोस्वामी है, मैं लंगेरा बाड़मेर से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे है तो आप सबने आज हमें सारी सच्चाई बता दी कि पॉलिटिक्स थोड़ी डर्टी है, आप जाओगे तो सफाई करनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि आप अगर आईएएस बनते हैं तो केवल आप देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, इसके लिए, और लोग कह रहे हैं जिसे देखो दिल्ली आए हो तो चलो यूपीएससी करते हैं, लेकिन वो इसके पीछे की जिम्मेदारी वगैरह नहीं देखते। और तो आपने हमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, उन सब की रियलिटी बता दी है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कृपया हमें ये भी बता दीजिए कि हमारा जो परफेक्ट करियर है उसके लक्षण क्या होने चाहिए। और उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी कि 21 जनवरी 2023 का वो दिन मुझे याद है जब आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंगेरा में आए थे, और यही स्टोरी आपने हम सब के साथ शेयर की थी कि मेरा सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब छात्रों में से कोई एक अवश्य जाए वहाँ तक। और मैं पहुँच गई हूँ मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि मेरा सपना पूरा किया बेटा। प्रश्न था कि एक परफेक्ट कैरियर क्या हो सकता है। देखो, हमने इस बात पे पहले चर्चा कर ली। सर ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि खुद सेल्फ असेसमेंट करें, किस सेक्टर में जाना चाहिए। मैं 2 बातें वहाँ इसमें सर के उस आंसर से और ऐड कर लेता हूँ कि जो खुद को अच्छा लगे। आपको लगता है कि जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो टीचिंग करियर शानदार है, बीएड करिए, जेआरएफ कर लीजिए और पीएचडी करिए, और हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में चले जाइए। देखो, नाम कमाने के लिए पद मायने नहीं रखता। मैं कई बार कहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान पद से नहीं होती,
पद व्यक्ति से पहचाना जाता है। किस पद पे कौन बैठा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन बैठा कौन है, उस व्यक्ति के कद से ही पद का कद अपने आप बढ़ जाता है। तो धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार सर, आपकी कुछ लाइनें कि तरकश में है जितने तीर तू चला कर देख ले। तरकश में है जितने तीर तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। तरकश में है जितने तीर तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले। तो सर कॉन्फिडेंस बहुत आ चुका है मेरे में। मैं स्टैंड अप भी करता हूँ, पोएट्री भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ। सर एक सवाल है कि जब हम किताबी अपने सिलेबस से इतर हटकर जो साहित्य का समाज जो लिखा गया, जैसे प्रेमचंद का है गोदान है, कर्मभूमि है, राग दरबारी है, ऐसे बहुत सारे कवियों की, महात्मा गांधी जी की आत्मबोध है सत्य के प्रयोग में, ये जो साहित्य है समाज में, ये क्या प्रभाव डालती है कि स्टूडेंट के जीवन में, इससे हम क्या सीख सकते हैं? या मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, जब आप खाली होते हैं तो आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं जो पढ़ाई के इतर हो, सिलेबस के इतर? देखो, दो प्रश्न है आपके कि मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे खाली टाइम मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर रखा है कि समय नहीं मिलता। हाँ, ये है कि जैसे मैं बाड़मेर से दिल्ली गाड़ी में आया, कि मैं गाड़ी में ही जनरली यात्रा करता हूँ। सफ़र में मुझे ज़रूर समय मिलता है, और जब सफ़र में समय मिलता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। मुझे जीवनियाँ पढ़नी अच्छी लगती है। जैसे मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ ली। अभी मैं चंद्रसेन को पढ़ रहा था, राव चंद्रसेन, जोधपुर के शासक। उनकी 3 किताबें मंगवाई, तीनों गाड़ी में है। और जब भी टाइम मिलता है, गाड़ी में 4-5 घंटे 7 घंटे की यात्रा होती है, तो मैं जीवनियाँ पढ़ता हूँ। मुझे नोवेल पढ़ने या काल्पनिक जो ये होते हैं ये अच्छे ज़्यादा नहीं लगते। हाँ, जीवनियाँ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों ने क्या संघर्ष किया, उस संघर्ष से कैसे बाहर निकले, किस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सेट करी, वो चीज़ें मुझे बहुत प्रेरित करती है। तो मैं जीवनियाँ पढ़ता हूँ, और मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि आप भी जीवनी पढ़ें। पहली बात। दूसरी बात कि साहित्य का आपके ऊपर क्या असर होता है। देखिए, हर व्यक्ति का अलग होता है। जैसे मैं साहित्य पढ़ूंगा तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं जीवनी पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि जब वो लोग इतना संघर्ष कर सकते हैं तो मैं तो नॉर्मल बीमारी तो हूँ। मैं जब संघर्ष को पढ़ता हूँ, जैसे मैं बाबा साहेब की, अम्बेडकर के संघर्ष को देखता हूँ, जब मैं आगे बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी, मैंने राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ी। और राजा राम मोहन राय की जब जीवनी पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस व्यक्ति ने, आज भी हम अपने परिवार को सुधार नहीं सकते, उस व्यक्ति ने, उसने समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। तब हमें अंदर से ताकत मिलती है लड़ने की। तो साहित्य एक व्यक्ति के जीवन को इस तरह से प्रभावित करता है। अगर आपका साहित्य में प्रेम है, उपन्यास में प्रेम है, तो उपन्यास में भी जब आप जैसे जैसे उपन्यास पढ़ोगे, उसकी कई सारी बातें आप अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते। कहते हैं, मैंने कई जगह सुना है कि जब हम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं तब व्यक्ति इन विभिन्न सारी सामाजिक संकीर्णताओं से बाहर आ जाता है। व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का अछूत भेदभाव, अस्पृश्यता जैसा कुछ भी नहीं रहता। वो व्यक्ति हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। तो साहित्य व्यक्ति का जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लाता है। तो वो पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य किताबें आपको और आपके व्यक्तित्व को विकसित करती है। प्रणाम सर, मेरा नाम सोनू वैष्णव है और मेरा गणपत जी सर से क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो डाउन का फेज़ होता है उससे हम कैसे उभरे और उससे कैसे जल्दी से निकल कर के अपनी पढ़ाई पर फुल्ली फोकस होए? देखो, कोई भी कार्य करोगे, अप्स और डाउन दोनों आएंगे, ये उस यात्रा का हिस्सा होता है। क्योंकि कोई कार्य 2 महीने में तो होगा नहीं। हर मंजिल की एक जर्नी होती है, और उस पूरी यात्रा में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। जब अप आते हैं तब हमें ज़्यादा उछलना नहीं होता है, खुद को संयमित रखना होता है। अप्स की स्थिति में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना होता, बस शांति से चलते रहो। जब डाउन आता है
उस समय 3-4 चीज़ें करनी चाहिए हमें। मैं शॉर्ट में आंसर फिनिश करता हूँ। जब डाउन की स्थिति आए तो उस समय सबसे पहला काम ये करना है कि हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि डाउन की स्थिति में व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट होता है, स्ट्रेस में होता है, कुछ भी बोल देता है। तो जब भी डाउन की स्थिति होती है शांत रहो, बस कुछ किसी को कुछ मत कहो, क्योंकि कुछ समय बाद वापस ठीक होने वाला है। दूसरा, इग्नोर करो दुनिया को। अगर आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रहे, सबको दिल पे ले रहे हैं, तो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वापस अप आएगा ही नहीं, क्योंकि डाउन की स्थिति में हर व्यक्ति आपको सुनाएगा। जब व्यक्ति 2-3 बार फेल हो जाता है तो लोग सवार हो जाते हैं। इस स्थिति में थोड़ा सा दुनिया को इग्नोर करना सीखो। और तीसरी बात, कितना भी डाउन आ जाए, अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। भले 4-5 घंटे पढ़ो, जो भी काम कर रहे हो उसको निरंतर करते रहो लगातार, और धीरे धीरे कुछ समय बाद वापस अप आना शुरू हो जाएगा, पिकअप होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये 2-3 बातें करोगे तो दिक्कत कभी नहीं आती है। और डाउन सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं, और सब स्टूडेंट के आते हैं, सर के भी आए, सबके आए हैं। तो डाउन्स को आप एक सीख के रूप में फील करिए। और मैं आपको बात बताऊं, जब भी डाउन्स आते हैं व्यक्ति इतना सीखता है जितना अप्स में नहीं सीखता। असली चेहरे पता चल जाते हैं कि अपना कौन है। हमें हमारी वास्तविकता पता चलती है डाउन के अंदर। अप में तो व्यक्ति बहुत ऊपर हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो कुछ मानता ही नहीं दुनिया को। जिंदगी में डाउन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जिसके जितने अधिक आते हैं, जिसके जितने सेटबैक अधिक आते हैं, वो व्यक्ति उतना ही आगे जाता है। तीर को भी चलाने के लिए पीछे लेना पड़ता है। जैसे ही तीर पीछे आएगा, जितना पीछे आएगा उतना ही आगे गति करेगा। और ये लेनिन ने भी कहा था, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, लेनिन ने बहुत स्पष्ट कहा था कि 1 कदम आगे बढ़ने के लिए, 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे लेना पड़ेगा। तो वो सेटबैक वही, वो 1 कदम पीछे, जिसके जरिए आप आगे 2 कदम बढ़ सकते हो। राम राम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई 12th कर ली, फिर वहाँ से अच्छे परसेंटेज हासिल कर लिए, फिर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए, सिलेक्शन हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज मिल गया। अब ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए तो अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, या जो पीछे वहाँ से आए हैं तो वहाँ उनके बारे में सोचे कि भाई अच्छा परसेंटेज कर लिया, अब 3 साल बाद तो गाँव में IAS आ रहा है। अब भाई यहाँ नहीं सोचते कि भाई बच्चा पढ़ भी रहा है, यहाँ फ्लैट में भी रह रहा है, कल अलग एक्टिविटी हो रही, कॉलेज लाइफ भी हमारी होती है, उन सबको कैसे मैनेज करें? और वो तो एक आइडल सिचुएशन लेके बैठे, 3 साल बाद घर में IAS आ रहा है अपने तो। समाज की उम्मीद है ऐसे भारी पड़ती है। देखो, मैं बच्चों को कहता हूँ कि जब भी कुछ काम करो थोड़ा सीक्रेट रखो। अगर आप अपनी योजनाओं को पब्लिकली बोलोगे तो लोग मजे लेंगे। गांव में भी जाते हो तो ये मत कहो कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं तो फिर गांव में लोग कलेक्टर बोलना शुरू कर देंगे भाई। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें, कोई भी प्लान करते हो उसको मन में ही रखो, कुछ नहीं कहना, सीधा धमाका करो रिजल्ट के साथ में। अगर कर पाए तो आनंद आ जाएगा, नहीं कर पाए तो कम से कम दुनिया को मजाक बनाने का मौका तो नहीं मिलेगा। तो पहली चीज ये कि अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखो। दूसरी बात ये, कभी भी कोई भी कुछ कहता है तो कह के आप जवाब मत दो, क्योंकि सबसे जवाब देने की सबसे कमजोर कोई फॉर्म होती है, सबसे कमजोर कोई रूप होता है, तो वो होता है शाब्दिक जवाब। कभी जवाब मत दो किसी को। कोई कहता है कि भाई कलेक्टर कब आ रहा है, कलेक्टर बन रहा है, हल्की सी स्माइल करके निकल जाओ। जवाब का सबसे बेस्ट जो रूप होता है वो होता है परिणाम, और एक टाइम आएगा परिणाम अपने आप जवाब दे देता है। इसलिए कोशिश करो अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखो, एक लोगों को किसी भी प्रकार का शब्दों से रिस्पॉन्स मत करो। और तीसरी बात, सोसाइटीज़ के जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करो। जितना आप पब्लिक होंगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होती जाती है। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो थोड़ा रेयर होना पड़ेगा। वैल्यू बनाने के लिए प्रेजेंस को कम करना पड़ता है। आप हर जगह जाके हाजिर हो जाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो व्यक्तित्व का विकास भी हो जाएगा, गांव के लोगों को बोलने का अवसर भी लोगों को नहीं मिलेगा, और आप अपने आप पे बढ़िया काम भी कर लोगे। नमस्ते सर, मैं निधि जोशी बोल रही हूँ और मैं अभी बाड़मेर से हूँ, जैसिंदर गांव से। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने बाड़मेर का नाम इतना रोशन किया है, क्योंकि जब मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ
जो कि यूपी या कहीं और की होती हैं कि आप बाड़मेर को जानती हैं, तो वो कहती है कि नहीं बाड़मेर क्या है, कौन सी जगह है। फिर मैं जब आपका नाम लेती हूँ कि गणपत सर राजपुरोहित या फिर रविंदर संघ भाटी या फिर रूमा देवी जी, तो वो कहती है अरे हाँ उन्हें कौन नहीं जानता है, उन्हें तो हम जरूर जानते हैं। तो धन्यवाद कि आपने बाड़मेर का नाम रोशन किया। और इसी के साथ मैं अपना प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर जब हम बाड़मेर से यहाँ आते हैं, हम अपने अपने शहर में टॉपर्स होते हैं, बट यहाँ पे सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लो फील होता है कि हम इनके साथ कैसे कोप करेंगे, और यही जाके आगे जाके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे कॉम्पिटिशन बनते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फील करते हैं और डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इससे हम कैसे कोप करें, और साथ ही साथ घर से दूर रहते हैं तो होम सिकनेस, लोनलीनेस, और गर्ल्स हैं मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है होम सिकनेस, और परिवार की आशाएं, तो कैसे हम इस सब से अपने आप को ऊपर लेकर आए। एक साथ बहुत सवाल हो गए, मैं एक एक पे बात कर रहा हूँ कि हम गांव से आते हैं तो अपने क्षेत्र में हम इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सारे इंटेलिजेंट मिल जाते हैं। मैं कई बार कहता भी हूँ कि आप जीते किससे हो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप हारे किससे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप अच्छे लोगों से भेड़ रहे हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोगों से, उस पंक्ति में अगर आप अंतिम भी है तभी आपको गर्व होगा कि आप किससे कंपटीशन है आपका। और बढ़िया स्टूडेंट से कंपटीशन करने का फायदा ये होता है कि आप खुद उतने श्रेष्ठ हो जाते हैं धीरे धीरे अड़ अड़ के। मैं ये मानता हूँ कि एक कमरे में अगर आप टॉप आ रहे हैं तो कई बार कहते हैं ना कि आप गलत कमरे में बैठे हो। अगर आप किसी क्लासरूम में फर्स्ट रैंक पे हैं तो आप गलत क्लासरूम में हैं। अगर आप किसी क्लासरूम में अंतिम पंक्ति में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बहुत कुछ हासिल करने का। और मैं मानता हूं कि अगर आप इसको चैलेंज के रूप में लेते हो, रात दिन अपने पे काम करते हैं, आप भले उस क्लास में टॉप मत आओ लेकिन किसी आगामी परीक्षाओं में आप पूरी इंडिया को टॉप करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों से कंपटीशन करके हारना ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं किसी भी व्यक्ति के करियर के ग्रोइंग के। इसलिए इस चीज़ों को तो आपको दिमाग में नहीं लेना है। प्लस होम सिकनेस की जो बात आती है तो कोशिश करो कि घर पे थोड़ी कम बात करो। आप जितनी अधिक बात करोगे उतनी अधिक याद आएगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा ये मान के चलो कि अपना करियर ग्रूमिंग के लिए निकले हैं तो थोड़े समय तक बाहर रहेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। घर वहाँ के वहाँ पढ़े, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही लड़ाइयाँ चल रही है, वही आपस में विवाद चल रहे हैं, वही सब चीज़ें चल रही है। इसलिए आपको बढ़िया मौका मिला है, अच्छे से पढ़िए और कम से कम घर पे थोड़ा बात करोगे तो ये होम सिकनेस कम हो जाती है। बाकी हर किसी की समस्या नहीं होती होम सिकनेस की, हमारे तो बिल्कुल नहीं होती थी। समयरो अभाव होते हुए अब प्रश्नोत्तरी ने विराम देवा। आदरणीय गणपत सर, थारो घणो घणो आभार। थारी वाणी में ओजस और ज्ञान की लागे साक्षात सरस्वती माता विराजे। आज इन मंच रे माथे जगह मार्गदर्शन रा मोती बिखारिया है आप, जे युवारा हजारों युवारा जीवन रो आधार बनेला। कहवे विद्या ददैत विनयमन। सर थारी सादगी थारी सबसु मोटी ओळखाण है। इते ऊंचे पद माते होता थका अपनी जड़ा सूं अपनी बोली सूं थे मरुधरा साचा सपूत हो। सर आज अठे पधारिया इन वास्ते मरुधरा मंथन री पूरी टीम कृतज्ञ है। थारी मौजूदगी सूं इन ऑडिटोरियम री ऊर्जा बदली है। साचा शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में हमेशा हिवड़े रो बिराजता रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित जी का।